साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल गुरुकुल एग्जाम में। चलिए साथियों, आज दोस्तों 31 जनवरी है और 31 जनवरी में सी टेट के प्रथम पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं आज उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ साथियों, आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। आज का पहला प्रश्न था कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा रेख विकास को समुचित स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों। आपको इसका आंसर बताना था। 4 ऑप्शन आपके सामने थे। पहला था विकास आयु, ठीक है, यानी कि विकास ऐसे बढ़ता है, आयु हल्के हल्के बढ़ती है। उसके बाद में था साथियों विकास और ये आयु थी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था साथियों, विकास था और ये आपकी आयु थी, और ये आपका विकास था और ये आपकी आयु थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें से जो आपका सही आंसर था वो आपको क्या लगता है? वो आंसर आपका होगा साथियों, विकास ऐसे नहीं बढ़ता और आयु ऐसे नहीं बढ़ती। देखो साथियों, विकास जो आपका सीधे जाता है, लेकिन आयु जो है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ती है, यानी कि पहले कम होगी, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से आपका आयु बढ़ती है और विकास आपका ऐसे बढ़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्नों को समझेंगे सभी छात्र। वीडियो को लाइक और चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब भी कर देंगे। आपसे पूछा गया था कि एक अध्यापक और अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, यानी कि एक वर्ग आप सभी जानते हैं। तो एक अध्यापक और एक अध्यापिका, एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी कि डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ठीक है, प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए कि एक अध्यापिका और एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी को वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव किया। उसने अनुमान लगाया कि डायमंड का चित्र बनाने में भी इसको कठिनाई अनुभव होगी, यानी कठिनाई हो सकती है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर उसने ये अनुमान लगाया? तो मेरे प्यारे मित्रों, 4 ऑप्शन में इसमें से पहला ऑप्शन था विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति संबंध है। दूसरा था विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतरीय होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया में भी अलग अलग होती है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला, क्या कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से समृद्ध है। तो राइट आंसर ए था। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर आइए। मानवीय विकास में आनुवांशिकता एक परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, तो इसका 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो जाता है। व्यवहारवाद में सिद्धांत पढ़िए मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। और आपको बता दें कि विकास के विविध क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। लास्ट ऑप्शन था भारत सरकार की विवादात्मकता छाती पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो आपका साथियों 3 है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मित्रों, प्रश्न नंबर जो आपका 4 है उसको पढ़िएगा। पूछा गया है समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रिय एक विपक्ष पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है, जिसमें क्या निहित रहता है? 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में था कि अंतर्क्रिया सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। ऑप्शन नंबर सी था कि परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण निगोरेटिंग व प्रतिरोधक समाजीकरण। चौथा ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी था, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे मित्रों था ऑप्शन नंबर क्या था? बी वाला। ध्यान से नोट करेंगे कि अंतक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ
प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। तो प्रश्न नंबर जो 5 है, इस प्रश्न के 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था बच्चों की अधिगनात्मकता, तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में था व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी था खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन नंबर डी था शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था मित्रों, वो था आपका शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर जो आपका डी था वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 6 में आइए साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा कोल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 6 है मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जो सही आंसर था, 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। दूसरा ऑप्शन था विविध चरण अलग अलग प्रत्युचर हैं, ना कि सामान्य प्रतिमान। ऑप्शन नंबर सी था कि सभी संस्कृतियों से समृद्ध चरणों में सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी था कि विविध चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे मित्रों जो सही आंसर था वो था सभी संस्कृतियों से समृद्ध चरणों के सार्वभौम श्रृंखला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी था वो बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 7 में। कक्षा में वास्तविकता, ध्यान से नोट करिएगा प्रश्न को। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से समृद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो प्रश्न नंबर जो मेरे प्यारे मित्रों 7 है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक रचनात्मकता। क्या साथियों, सामाजिक रचनात्मक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी था इस प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है। आ जाइए साथियों, आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 8 में कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। ठीक है। आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 8 में कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी। बताइए, 4 ऑप्शन थे आपके सामने। पहला ऑप्शन था किसी भी जाति, पथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। प्रश्न नंबर बी में था कि समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तीसरा ऑप्शन था कि बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऑप्शन नंबर डी था कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो प्रश्न नंबर मेरे प्यारे मित्रों जो 8 था, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का था कि ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। आ जाइए आगे। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया था भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है। बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न में पूछा गया भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है। प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर जो बी था वो सही था, यानी कि सामाजिक अंतर्क्रियाएं। ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था कि एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में, चलिए 100 बार ये बराबर था साथियों और ये था। तो उन 11 वर्षीयों के बच्चों के प्रतिशत की गणना जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न था, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। चलिए तो आपको बता दें साथियों ये प्रश्न थोड़ा कठिन प्रश्न था। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। आपको कम्युनिटी पर बता देंगे। ठीक है। चलिए आपको प्रश्न नंबर 11 को बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हॉवर्ड गार्डन के बहुविध बुद्धि सिद्धांत के समर्थन करता है। प्रश्न नंबर जो आपका 11 है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो प्यारे मित्रों आपका हो जाएगा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट
योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर मित्रों आपका था, 4 विकल्प थे। सही विकल्प था विविध योग्यताओं वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। चलिए आ जाइए मित्रों, आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन थे इसके, 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है। संकलात्मक आकलन से विपरीत है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो उसके बाद आपसे पूछा गया था रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण है। प्रश्न नंबर डी में पूछा गया था रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 13 है मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक आकलन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो साथियों आज पूछे गए थे। कैसे लगे कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।